हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग जो है कार्बन चैप्टर शुरू कर दिए थे, जिसमें हम लोगों ने कार्बन से रिलेटेड जितने भी नॉर्मल और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे कवर कर लिए थे। ठीक है, अपर रूपों के बारे में भी जान लिए थे। आज हम लोग उसी अपर रूप से थोड़ा सा आगे अपर रूप को थोड़ा सा कैटेगराइज करेंगे और जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि अपर रूप को हम लोग दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक क्रिस्टलीन में, दूसरा अक्रिस्टलीन में। अगर कुछ लोगों को अपर रूप नहीं पता है तो क्या करेंगे, वो या तो पुरानी वाली वीडियो देख लेंगे या तो हम अगर आपको यहीं बता दे रहे हैं। अपर रूप का मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व का मतलब प्योर स्टेट में पाया जाना। अपर रूप का मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व का, ये हम आपको बता चुके हैं लेकिन फिर से बता दे रहे हैं कि अपर रूप का मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व का प्योर नहीं, मुक्त फॉर्म, मुक्त अवस्था लिख लो, में पाया जाना। ये हम आपको बता चुके हैं एकदम अच्छे से, लेकिन अभी फिर से बता दे रहे हैं कि अपर रूप का मतलब क्या होता है, किसी भी तत्व का मुक्त अवस्था में पाया जाना। ठीक है, मुक्त अवस्था का मतलब क्या है कि हमने आपको बताया था कि कोई तत्व जो है वो अकेले नहीं रहना चाहता। ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ खाली हाथ होते हैं जिसको हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो वो तो हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे संयोजकता वगैरह के बारे में। अगर और डिटेल से जाना हो तो उसको वो वाली वीडियो देखिए। अगर थोड़ा सा शॉर्टकट में जानना है तो ये समझ जाइए कि कोई भी तत्व है, इस प्रकृति में कोई भी तत्व है वो अकेला नहीं रहना चाहता, वो जो है किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर रहना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, सब लोग बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे तत्व के साथ, जो हम लोग जिसको हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन अपर रूप का मतलब क्या होता है कि जब तत्व जो है आपको प्रकृति में सिर्फ एकदम स्टेट मुक्त अवस्था में मिले, मतलब वो किसी तत्व के साथ जुड़ा ना हो। हम आपको एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं कि कोई भी तत्व ये नहीं चाहता है कि वो अकेला हो, वो किसी दूसरे तत्व के साथ पकड़ के रहना चाहता है। ठीक है, लेकिन अपर रूप का मतलब क्या है कि अपर रूप हम लोग उसको अपर रूप कहते हैं जो प्रकृति में जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था का मतलब क्या है कि जिसमें कोई और तत्व नहीं पाया जाता। मतलब जैसे मान लो हम लोग कहते हैं कार्बन का अपर रूप, ये चैप्टर किसका है, कार्बन पढ़ रहे हैं, तो अपर रूप किसके पढ़ रहे हैं, कार्बन के। तो कार्बन का अपर रूप, अगर हम आपसे कहें कार्बन का अपर रूप, तो आप क्या समझेंगे कि अगर कोई चीज़ कार्बन का अपर रूप होगी तो इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे तत्व के साथ उसमें वो मिला नहीं होगा, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही पाया जाएगा। हमें बात समझ रहे ना। जैसे हमने कहा कार्बन का अपर रूप काजल है, कार्बन का अपर रूप क्या है, काजल है। तो इस काजल में क्या है, सिर्फ कार्बन पाया जाएगा, मतलब इस कार्बन के अलावा कोई और तत्व तो नहीं पाए जाएंगे। हमारी बात एकदम समझ रहे ना, हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे वो 3 इडियट में डायलॉग नहीं देखे हो, वो क्या कहता है कि आखिर कहना क्या चाह रहे हो, उसी तरह हम क्या रहे हो, समझ रहे हो ना आप लोग। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी तत्व है वो प्रकृति में अकेला नहीं रहना चाहता है, वो दूसरे तत्व के साथ जुड़ा रहना चाहता है। लेकिन अपर रूप किसे कहते हैं कि अपर रूप ऐसे मतलब उस चीज़ को कहते हैं जो मतलब उस विभिन्न अवस्थाओं को या विभिन्न चीज़ों को अपर रूप कहते हैं जो जिसमें क्या होती हैं, सिर्फ एक ही तत्व पाया जाता है। ठीक है, वो किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ा नहीं होता है, समझ गए ना। उसको हम लोग अपर रूप कहते हैं जो सिर्फ इसमें सिर्फ एक तत्व पाया जाए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन के अपर रूप की, तो मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन पाया जाएगा। ठीक है, कोई और तत्व उसमें नहीं होगा। तो कार्बन के अपर रूप को हम लोग दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक क्रिस्टलीन में, दूसरा अक्रिस्टलीन में। ठीक है, अभी इसके बारे में पहले ये पूरा चार्ट आप बना लीजिए। यहाँ पे लिखा है क्रिस्टली, फिर ग्रेफाइट, हीरा, फुलरेन, फिर अक्रिस्टली, काजल, कोक, कार्बन गैस, चारकोल भी 3 टाइप के पढ़ने हम लोग को, कास्ट चारकोल, शुगर चारकोल और कैरामेल माने शुगर चारकोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चार्ट आप बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद मेन टॉपिक हम लोग को यहाँ से शुरू होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्रिस्टली क्या है, अक्रिस्टली क्या है, बाकी सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टली का मतलब क्या होता है। पहले क्रिस्टली का मतलब समझ लिया जाए। क्रिस्टली का मतलब होता है कि कार्बन परमाणुओं के निश्चित कार्बन परमाणुओं की निश्चित व्यवस्था में
लगे होने के कारण बनी आकृति को क्रिस्टली कहते हैं। कार्बन परमाणुओं के निश्चित व्यवस्था में लगे होने के कारण बनी आकृति को क्रिस्टली कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने क्या बताया, और एक सेकंड अक्रिस्टली का भी लिख लीजिए। अक्रिस्टली में क्या होता है कि कार्बन परमाणुओं के जो व्यवस्था होती है वो अनिश्चित होती है। यहाँ पे लिख लीजिए, अभी समझा रहे हैं, लिख लीजिए पहले अनिश्चित, ठीक है। अब ध्यान से समझिए हमारी बात। हमने आपको क्या बताया कि जो अपर रूप होते हैं, ठीक है, अपर रूप का मतलब है जिसमें सिर्फ एक तत्व पाया जाएगा नेचर में, मतलब नेचर में अगर कोई अपर रूप है तो उसमें सिर्फ एक तत्व पाया जाएगा, कोई दूसरा तत्व नहीं पाया जाएगा। उस अपर रूप को हम लोगों ने दो भाग में बांटा था, एक क्रिस्टली में, अक्रिस्टली में। तो अब समझिए, अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे तो पिछली वीडियो में क्या था, पिछली वीडियो में नहीं देखे होंगे तो यहाँ बता दे रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा जो हीरा होता है, हीरा जो होता है बहुत कठोर होता है, जबकि हीरे में भी सिर्फ कार्बन पाया जाता है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट माने आपकी पेंसिल की नोक, वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है, ठीक है। या इधर आपका कोयला, काजल, कोयला, ये चारकोल वगैरह, चारकोल माने जो राख वगैरह, वो सब मजबूत नहीं होती है ना। और जबकि हीरा क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। तो ये भी कार्बन का बना है, ये भी कार्बन का बना है, तो अंतर इतना क्यों है। तो हमने बताया था कि ये जो हीरा है, मान लीजिए ये हीरा है, ये हीरा है, तो हीरा के अंदर जो छोटे छोटे कार्बन के परमाणु होंगे ना, क्योंकि जो हीरा है वो कार्बन के परमाणुओं से बना है, सिर्फ कार्बन के, ठीक है। तो ये कार्बन के परमाणु जो हैं बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। जैसे एक उदाहरण के थ्रू हमने आपको समझाया था क्या, कि अगर मान लो कोई घर बनाना हो तो आप अगर ईंटा ऐसे लगाइए क्षैतिज में, मतलब हॉरिजेंटल में, और एक ईंटा ऐसे लगाइए, ऐसे, फिर थोड़ा तिरछा टाइप में, फिर ऐसे, तो बताइए कौन सा घर ज़्यादा मजबूत होगा। ये वाला घर ज़्यादा मजबूत होता है, सिंपल सा हमको पता ही है, ये वाला घर ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ सोचिए कि हम लोग दोनों तरीक़ों में सामान तो एक ही लगा रहे हैं, इसमें भी ईंटा लगा रहे हैं, इसमें भी ईंटा लगा रहे हैं, सीमेंट भी वही है, सीमेंट भी वही है, लेकिन मजबूती किस में ज़्यादा, इसमें। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें जो है ईंटा निश्चित अवस्था, मतलब निश्चित अरेंजमेंट है उसका, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा अनिश्चित टाइप का अरेंजमेंट है। तो मतलब क्या है कि बने ये दोनों एक ही चीज़ से हैं, बट लेकिन जो इनके मेन चीज़ है, मतलब बने तो एक ही चीज़ से हैं, लेकिन वो मतलब वो अरेंज कैसे हैं वो इसके ऊपर निर्भर कर रहा है। समझ गए ना, मतलब इस घर की मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि वो ईंटा अरेंज कैसे हैं, ऐसे अरेंज है कि ऐसे। निश्चित अवस्था में होंगे अरेंज तो घर ज़्यादा मजबूत होगा, अनिश्चित मतलब अरेंजमेंट होगा उनका, तो वो क्या होगा, घर मजबूत नहीं होगा। तो सेम टू सेम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपका जो हीरा है, हीरा किससे मिलकर बना है, सिर्फ कार्बन के परमाणु से। ग्रेफाइट भी किससे मिलकर बना है, कार्बन के परमाणु से। आपका काजल भी क्या है, कार्बन, ये मान लो काजल है, काला काला, ये काला काला कार्बन है, काजल है, तो इसमें भी क्या है, ये मान लो काला काला काजल है, इसमें भी क्या है, छोटे छोटे कार्बन के परमाणु हैं। तो हीरा ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि जो कार्बन के परमाणु हैं इसमें बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। ग्रेफाइट उससे कमज़ोर होता है क्योंकि इसमें कार्बन के परमाणु सही से नहीं लगे हुए हैं। काजल में क्या होता है कि जो ग्रेफाइट के परमाणु हैं, काजल में क्या है, जो कार्बन के परमाणु हैं वो अनिश्चित अवस्था में लगे हैं, इसलिए काजल जो है मजबूत नहीं होता। तो बात हम आपको सिर्फ यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इस अपर रूप को, अपर रूप किसका, अपर रूप कार्बन का, तो कार्बन के अपर रूप को हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं कि मतलब उसमें कार्बन कैसे लगे हुए हैं। अगर निश्चित अवस्था में कार्बन लगे हुए हैं तो उसको हम लोग क्रिस्टली में बांट सकते हैं, अगर अनिश्चित अवस्था में लगे हुए हैं तो उसको हम लोग अक्रिस्टली में बांट सकते हैं, ठीक है। हमारी बात समझ गए ना, कि उसमें कार्बन का मतलब कार्बन के परमाणु, समझ गया ना, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, कोई पूछे ग्रेफाइट क्या है, जो पेंसिल की नोक क्या है वो कार्बन है, तो कार्बन के अंदर वो जो तुम्हारी नोक है ना, उसके अंदर छोटे छोटे परमाणु होंगे, तो वो कैसे लगे हुए हैं, समझ गए ना, वो कैसे लगे हुए हैं, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कैसे लगे हुए हैं। तो अगर निश्चित अवस्था में लगे होंगे तो उसको क्रिस्टली में बांटेंगे, अगर अनिश्चित अवस्था में लगे होंगे तो उसको अक्रिस्टली में बांटेंगे, ठीक है। तो ग्रेफाइट में भी निश्चित अवस्था में ही लगे होते हैं, हीरे में भी निश्चित है,
फ्लोरीन में भी क्या है, निश्चित है, ठीक है। बट इसमें निश्चित होता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं होता, अभी पढ़ेंगे सबके बारे में। ग्रेफाइट में, हीरे में भी निश्चित होता है, लेकिन हीरे में कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से अरेंज होता है, जिसकी वजह से हीरा ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्रिस्टली का मतलब समझ चुके होंगे, क्रिस्टली का मतलब समझ चुके होंगे, और ये भी समझ चुके होंगे हम लोग कार्बन के अपर रूप को दो टाइप में बांटे क्यों हैं, कार्बन की व्यवस्था के आधार पर, कि कार्बन अगर निश्चित है तो क्रिस्टली, अनिश्चित है तो अक्रिस्टली, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कार्बन के अक्रिस्टली रूप, ठीक है, अक्रिस्टली रूप। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कौन कौन से, काजल, कोक, कार्बन गैस, चारकोल वगैरह वगैरह। तो अब देखिए कार्बन के अक्रिस्टली रूप में पहला जो है आपका काजल है, काजल को हम लोग लैंप ब्लैक भी कहते हैं। लैंप ब्लैक माने क्या, लैंप माने आपका जो दिया होता है, ब्लैक माने काला, तो मतलब जो दिए की वजह से जो काला काला कोई चीज़ बनता है उसी को हम लोग लैंप ब्लैक या काजल कहते हैं, या कालिक कहते हैं देहाती भाषा में, गांव की भाषा में कालिक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो हमने क्या बताया, आपके माइंड में जानते हैं एक पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि अपर रूप क्या होता है। फिर अपर रूप क्या है, जिसमें सिर्फ कार्बन के अपर रूप तो होता है कि जिसमें सिर्फ एक प्रकार के कंपाउंड हो, एक प्रकार के तत्व हो। कार्बन के अपर रूप का मतलब है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन भरे हो, ठीक है। अब कार्बन के अपर रूप को फिर दो टाइप में बांटे, एक क्रिस्टली में, एक अक्रिस्टली में, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं अक्रिस्टली, तो मतलब अक्रिस्टली अपर रूपों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लिया पहला काजल। तो काजल क्या है, काजल है तो अपर रूप, लेकिन रखे किस में, अक्रिस्टली में। अक्रिस्टली में क्यों रखें, कि इसके अंदर जो कार्बन के परमाणु होंगे वो अनिश्चित अवस्था में लगे होंगे काजल के, ठीक है। अच्छा, काजल ये बनता कैसे है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, दीपावली में दिया जलाते हैं, ठीक है, भगवान के पास। उसके बाद उसको जो ये एक और दिया लाते हैं उसको ढक देते हैं, ऐसे करके इसको ढक देते हैं। उसके बाद जब सुबह खोलते हैं तो ये काला काला मिलता है। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी वहाँ पर आग जलती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं तो आग नहीं जलती है। लेकिन ऑक्सीजन की जब उपस्थिति कम कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा आप कम कर दीजिए, ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं O2 से, O2 की मात्रा क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तब वहाँ पर जानते हो वो चीज़ पूरी नहीं जलती बल्कि अपूर्ण जलती है। पूरी बजाय अपूर्ण, पूर्ण होने के बजाय अपूर्ण तरीके से जलती है, या कह लो अपूर्ण दहन होता है। दहन माने जलना, समझ गया ना। अगर जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर वो चीज़ अच्छे से जल जाएगी, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है वहाँ पर वो चीज़ अपूर्ण मतलब अधूरी दहन होगी, दहन माने जलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग इस दिए पे एक और दिया ला के ढक देते हैं, मतलब इसके अंदर की ऑक्सीजन की जो मात्रा थी कम कर देते हैं। यही तो करते हैं हम लोग दीपावली में, एक दिया ला के उसके ऊपर ढक देते हैं, मतलब बस थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन जाए ताकि इसकी आग जलती रहे, बाकी मतलब इसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं देते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है, इसमें भी अपूर्ण दहन होता है, ठीक है। अपूर्ण दहन होने की वजह से क्या बनता है, इसमें कालिक या काजल बनता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि काजल कैसे बनता है, तो आप क्या बताओगे, काजल जो है का ऑक्सीजन की कम मात्रा में दिया जो अपूर्ण दहन की वजह से बनता है, ठीक है। तो ये काजल, ये जो आपका काजल बनता है अपूर्ण दहन की वजह से बनता है, ठीक है। समझ गए एक चीज़। दूसरा, जो काजल में क्या होता है, 98 से 99% भाग क्या होता है, कार्बन होता है। प्योर कार्बन नहीं होता, थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं वहाँ पर, लेकिन 98 से 99% भाग उसमें सिर्फ कार्बन 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 ही होता है। समझ गया ना। तो एक काजल हो गया। काजल कोई पूछेगा क्या है, तो काजल है कार्बन का एक अपर रूप है। अपर रूप का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व पाया जाए। अगर कार्बन का अपर रूप है तो उसमें सिर्फ कार्बन पाया जाएगा, ठीक है। और वो किस में रखा जाएगा, अक्रिस्टली में, क्योंकि इस जो काजल है ना, काजल के अंदर जो कार्बन के परमाणु है वो अनिश्चित अवस्था में, अनिश्चित व्यवस्था में लगे हुए हैं, ठीक है। जो यहाँ पर कभी कभार हम अवस्था या व्यवस्था निकल जाती है, उसको थोड़ा सा समझ जाइएगा। हम बोलना अवस्था चाहते, व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन निकल अवस्था जाता है, ठीक है। और उसी तरह कोक, कोक माने कोयला। तो जो आपका कोयला होता है, कोयला जो आप लोगों ने देखा होगा कोयला, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। इसमें भी क्या होता है, कोयला क्या है, कोयला कार्बन ही है। जो आपका ये कोक या कोयला ये सिर्फ कार्बन होता है, ठीक है इसमें, ठीक। लेकिन एक चीज़ हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जो आपका एक चीज़ हम लोग लिखते हैं कोक, एक चीज़ लिखते, एक जगह पे हम लोग लिखते हैं कोल। तो कोक और कोल का मतलब एक ही होता है, कोयला होता है, लेकिन बस फ़र्क दोनों में इतना होता है कि कोक में पानी नहीं होता है। जैसे समझो, एक कोल लिखते हैं हम लोग, एक लिखते हैं कोक, ठीक है। तो कोल का मतलब क्या होता है कि कोल माने भी कोयला होता है, कोक माने भी कोयला होता है, ठीक। लेकिन कोक माने ऐसा कोयला जिसमें पानी नहीं है, इसमें पानी नहीं है।
और कोल माने ऐसा कोयला जिसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा है, समझ गए ना। तो कोक माने ऐसा कोयला जिसमें पानी की मात्रा नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका क्रिस्टलीय रूप में। उसके बाद कार्बन गैस। कार्बन गैस माने जो आपकी कार्बन गैस होती है, कार्बन गैस, उसमें सिर्फ क्या होता है, कार्बन के ही परमाणु होते हैं। तो कार्बन गैस भी क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। कैसा अपर रूप है, अक्रिस्टलीय कार्बन गैस। अब चारकोल, अब हम लोग देखेंगे चारकोल। चारकोल का मतलब सिंपल सा अगर आपको ध्यान रखना है तो चारकोल का मतलब राख। राख आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। ये चारकोल माने क्या होता है, सिंपल सा राख। तो हम लोग अब इसी चारकोल को देखेंगे। मतलब ये राख एक प्रकार समझिए कि ये जो चारकोल है कैसी कैसी हो सकती है। कास्ट चारकोल, कास्ट चारकोल माने लकड़ी का कोयला या कह लो राख, लकड़ी का राख, राख कह लो या कोयला कह लो, जो आपका मन है वो कह लो, ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये जो कास्ट मतलब चारकोल है, चारकोल क्या है, चारकोल जो है अपर कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। तो ये चारकोल भी 3 टाइप के होते हैं, एक कास्ट चारकोल, दूसरा जन चारकोल, तीसरा सुगर चारकोल या कैरामेल। तो देखिए ये जो कास्ट चारकोल है या लकड़ी का कोयला या कह लो एक प्रकार से लकड़ी की राख, ये कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, तो भंजक आसवन के द्वारा। किसके द्वारा, भंजक आसवन के द्वारा। भंजक आसवन का मतलब होता है कि कहीं पर भी भंजक आसवन क्या है, एक तरीका है। पहली बात सुनो, भंजक आसवन क्या है, एक तरीका है। कैसा तरीका है, मतलब एक तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की, O2 माने ऑक्सीजन की कम मात्रा, ऑक्सीजन की क्या कर लेते हैं, कम मात्रा में किसी चीज़ को जलाते हैं, कम मात्रा में किसी चीज़ को जलाते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर हम लोग अपूर्ण दहन करते हैं। तो भंजक आसवन एक तरीका है जिसमें हम लोग मतलब जिस चीज़ का भंजक आसवन कराते हैं, क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन की कम मात्रा में दहन करते हैं या जलाते हैं। तो उसी तरह भंजक आसवन हम लोग किसका कराते हैं, कास्ट चारकोल। अगर मान लो हमको कास्ट चारकोल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कास्ट लेंगे, कास्ट वाले लकड़ी लेंगे, लकड़ी का क्या करेंगे हम लोग, भंजक आसवन। भंजक आसवन क्या करेंगे, मतलब ऑक्सीजन की कम मात्रा, तीर नीचे है, तीर नीचे का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कम मात्रा में दहन माने जलाएंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, कास्ट चारकोल, ठीक है। जो कैसा होता है, काले रंग का होता है, समझ गए। अच्छा, जो एक कास्ट चारकोल होता है जल में हल्का होता है, सब लोगों ने देखा होगा। जो लकड़ी का कोयला लकड़ी जलाने के बाद बनता है वो पानी में डालोगे तो ऊपर तैरा करता है, तो जल से हल्का होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, ईंधन, ईंधन माने खाना पकाने में कोयला वगैरह का यूज़ वो कर सकते हैं, ठीक है, या आग वाग सेकने में कर सकते हैं ईंधन के रूप में। जल के शोधन में, हाँ, जल को साफ़ करने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, भंजक आसवन या कास्ट चारकोल का, ठीक है। बहुत पुराने समय में ये बहुत अच्छा तरीका माना जाता था, मतलब राख से हम लोग पानी को साफ़ करते थे, ठीक है। अब दूसरा चारकोल क्या है अपना, जंतु चारकोल। जंतु चारकोल का मतलब क्या है कि जो जंतुओं से बना होगा। तो जंतु चारकोल जो बनता है वो जंतुओं की हड्डी से, हड्डी का हम लोग क्या करते हैं, भंजक आसवन। भंजक आसवन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की कम मात्रा में इसको दहन करते हैं, मतलब जलाते हैं। तो बोन को क्या करते हैं हम लोग, जब ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाते हैं, मतलब भंजक आसवन कराते हैं, तो जंतु चारकोल बनता है, ठीक है। क्या बनता है, जंतु चारकोल। तो जंतु चारकोल में क्या होता है, CA3PO4 का होल्टाइज, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम आधाला है, कैल्शियम फॉस्फेट, क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम फॉस्फेट। तो मतलब जो जंतु चारकोल आपका बना है उसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और कार्बन क्या होता है, 12% होता है, ठीक है। कितने % कार्बन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु चारकोल में कितने % कार्बन होता है, 12% कार्बन होता है, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग, इस जंतु चारकोल का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो उपयोग करते हैं चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में। जो आप ये गन्ने का रस होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो गन्ने का रस होता है वो थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, सब लोगों ने देखा होगा अगर पिया होगा तो। लेकिन हम लोग इस जंतु चारकोल का उपयोग कहाँ करते हैं, इस जंतु चारकोल का उपयोग हम लोग करते हैं, जो ये गन्ने का रस है ना, इसको रंगहीन, मतलब उसका रंग हटा देते हैं। क्या करते हैं, ये जंतु चारकोल मिला देते हैं तो उस गन्ने का रस का जो रंग होता है वो हट जाता है, मतलब रंगहीन कर देते हैं। और तथा दूसरा काम क्या करते हैं, फास्फोरस की यौगिक बनाने में। पी माने क्या, फास्फोरस, पी माने फास्फोरस,
समझ गए। तो जंतु चारकोल का में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बन होता है 12%। इस जंतु चारकोल का उपयोग क्या है, उपयोग है चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में और फास्फोरस के यौगिक बनाने में करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अपर रूप को हम लोग क्रिस्टली में बांटे, अक्रिस्टली में बांटे। ठीक है, अभी क्रिस्टली वाला तो बताया नहीं है। अक्रिस्टली में हम लोग देखे काजल देखे, कोक देखे, कोक में यहाँ पे कोल भी देखे। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको कोल भी बताया था। कोल क्या होता है कि जिसमें से थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ या पानी वगैरह होता है। ठीक है, और कोक में क्या होता है, प्योर कार्बन होता है। समझ गए। और उसके बाद कार्बन गैस देख लिया, चारकोल देख लिया। चारकोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चारकोल में हम लोगों ने क्या देखा, कास्ट चारकोल। ये सब है क्या, ये सब अपर रूप है कार्बन के। ठीक है, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन पाया जाता है। जैसे कास्ट चारकोल लकड़ी के कोयले में, इस कास्ट चारकोल माने लकड़ी के कोयले में या लकड़ी की राख में क्या पाया जाता है, सिर्फ कार्बन पाया जाता है। ठीक, देखो सिर्फ कार्बन कहना गलत होगा। जैसे हम अभी तक हम क्या कह रहे हैं कि अपर रूप का मतलब हो रहा है कि जिसमें सिर्फ एक तत्व पाया जाए, तो मतलब कुछ ऐसा ही होता है। देखो हमने क्या कहा, जैसे अभी ध्यान से समझिए, अगर आप लोग यहाँ पे जंतु चारकोल देख रहे होंगे तो जंतु चारकोल में क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है। तो अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जंतु चारकोल में ये भी पाया जा रहा है, ये भी पाया जा रहा है, इसमें मतलब पूरा पूरा कार्बन थोड़े ना पाया जा रहा है, तो हम लोग जंतु चारकोल को कार्बन का अपर रूप क्यों कह रहे हैं? ये सोच रहे होंगे कि नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, अपर रूप का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ एक तत्व हो। तो जंतु चारकोल में जो कार्बन है, कार्बन क्या किसी के साथ मिला हुआ है क्या? ध्यान से देखिए, कार्बन जो है सिर्फ अकेला ही अकेला तो है, कार्बन किसी तत्व के साथ मिला नहीं हुआ है। ठीक है, कार्बन मतलब देखो भले जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जा रहा है, कार्बन पाया जा रहा है। जैसे हमने क्या बताया था, यहाँ काजल में 98 से 99% कार्बन पाया जाता है और कुछ और चीज़ भी तो पाई जाती हैं। मतलब काजल को हम लोग अपर रूप तो कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि काजल के अंदर जो कार्बन पाया जा रहा है वो किसी से जुड़ा नहीं है। उसी तरह जंतु चारकोल को हम लोग कार्बन का अपर रूप कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन पाया जा रहा है वो किसी से जुड़ा नहीं है, मतलब अकेला है। ठीक है, अब हमारी बात समझ रहे होंगे ना, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। तो जंतु चारकोल भी देख लिया। अब यहाँ पर बचा क्या हम लोग का, शुगर चारकोल, इसको हम मेल भी बोलते हैं, कैरामेल। ठीक है, कैरामेल, समझ गए। तो ये शुगर चारकोल पहले बनता कैसे है? तो शुगर चारकोल बनता होगा शुगर से। शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, चीनी। शुगर चारकोल कैसे बनता है? शुगर से बनता होगा, शुगर से बनता होगा। ठीक है, शुगर का मतलब क्या होता है, चीनी। और चीनी का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। तो शुगर चारकोल बनता है चीनी से, मतलब इससे। कैसे बनता है? चीनी ले लो, इसमें मिला दो आप सांद्र H2SO4। आपको हम सांद्र का मतलब बता चुके हैं। सांद्र का मतलब वो होता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ H2SO4 क्या है, एक एसिड है। मतलब H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए भैया आप लोगों को। सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर किसी एसिड के पहले सांद्र लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्योर एसिड है, मतलब उसमें पानी कम है। हमारी बात समझिए, जैसे हमने लिखा H2SO4 तनु H2SO4 लिखा और एक में लिखा सांद्र H2SO4। तो तनु का मतलब होता है कि ऐसा H2SO4 जिसमें पानी मिला हो ज़्यादा मात्रा में। सांद्र का मतलब होता है कि ऐसा H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें पानी मिला हो कम मात्रा में। समझ गए ना, आप समझ गए। अब चीनी को जब हम लोग सांद्र H2SO4 में डालते हैं तो ये जो सांद्र H2SO4 है इसके अंदर से पानी को अलग कर देता है। इसके अंदर पानी है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब एक प्रकार से पानी है, पानी को अलग कर देता है और कार्बन को अलग कर देता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर का जो एक कार्बन है ना, इसी कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर चारकोल या कैरामेल बोलते हैं। हमारी बात समझ गए ना। शुगर चारकोल बनता कैसे है? शुगर चारकोल बनता है शुगर से, चीनी से बनता है। ठीक है, चीनी में क्या मिलाते हैं, सांद्र H2SO4 या सांद्र को इंग्लिश में बोलते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके कार्बन को अलग कर देता है, ये पानी को अलग कर देता है। ठीक है, इसी कार्बन को बोलते हैं शुगर चारकोल या कैरामेल। तो ये तो हम लोगों ने देखा आज कार्बन के अपर रूप के अक्रिस्टलीय फॉर्म के बारे में। जो हम लोग का अगला वीडियो होगा वो क्रिस्टलीय फॉर्म के बारे में होगा। ठीक है, थैंक यू।